गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आप सभी लोगों का जनरल साइंस, रीजनिंग, शॉर्ट हैंड सभी चीज़ों का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश की क्लास आपकी नहीं चल पा रही है। मुझे बेहद ही खेद है और जल्द ही चैनल पर चलेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आप सभी लोगों का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, उसमें वर्तमान में हम सभी लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम सभी लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। हिस्ट्री के तीनों पार्ट डिस्कस किए जाएंगे, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न। उसके बाद पॉलिटी, फिर उसके बाद इकोनॉमी, फिर उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, फिर उसके जस्ट बाद स्टैटिक जीके। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है जनरल साइंस का। अब चलिए मैं बात करूं तो आज लगभग क्लास 19 है, यानी 19 दिन हो गया इस बैच को स्टार्ट हुए, तो क्लास नंबर 19 है आज। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड पर और देखते हैं स्लाइड क्या है और पढ़ने क्या वाले हैं। स्लाइड आपके सामने ये रहा, भारत का भूगोल फाउंडेशन कोर्स एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, बैंक, ईटीसी एग्जाम। इसमें हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम को, अर्थात अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं। इसमें हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र, यानी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र को हम पूरा का पूरा चर्चा करने वाले हैं। आइए हम चलते हैं अपने स्लाइड की ओर और स्लाइड में हम सीखते हैं, क्योंकि कल ये आज पार्ट 3 है भाई, इसको आप ध्यान रखना। ये पार्ट 3 है, पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 हो गए हैं ड्रेनेज सिस्टम के, तो पार्ट 3 आज चलने वाला है। आइए, कल हमने बात किया था, हम आप सभी लोगों को बताए थे सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियां। ठीक है, कल हमने ये आपको बताया था कि सिंधु तंत्र की सहायक नदियां, और इसमें हमने क्या क्या डिस्कस, थोड़ा सा पूर्व क्लास में चलते हैं, थोड़ा एज अ रिवीजन, ताकि यहां से बेस बने आपको, तो आगे सारी चीज कनेक्ट होती चली जाए। हमने बताया था झेलम नदी, चेनाब, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी। ये हमने कल आपको बताया था सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में, ये एक सीक्वेंस था। ठीक है, और इसमें हमने ये बताया था सबसे पहले झेलम नदी के बारे में हमने डिटेल्स में हमने चर्चा किया था। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं चेनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी और सतलज नदी के बारे में, ये चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए हेडिंग बनाइए यहां पर, चेनाब नदी। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए चेनाब नदी। अब चेनाब नदी के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, वो सारी चीजों को हम करने वाले हैं डिस्कस। आइए यहां पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जिस चेनाब नदी के बारे में आप बात कर रहे हैं, आइए हम आपको मैप में कहिए दिखा देता हूं। मैं आपको एक भारत का मैप लेता हूं छोटा सा, ये ठीक नहीं बना हुआ है, हंसिएगा मत, क्योंकि जगह स्पेस कम पड़ गई। चलिए अब आप हंस रहे हैं ना, तो हम इसको इरेज ही कर देते हैं। आइए, हम भी बनाना जानते हैं भाई। इंडिया के मैप, जिस देश में रह रहे हैं उस देश को हम ना बना पाए तो बेकार है भाई। हाँ, ये हमारा खूबसूरत सा भारत है। बना कि नहीं बना भाई?
हाँ, इतनी प्रैक्टिस है यार कि हजारों मरतबा बनाया, जब प्रैक्टिस किया था ना बहुत टाइम बनाया था हमने, और आज उसी का फल मिल रहा है। ठीक है, ये है हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, और इस भारत में ही नदियों के बारे में हम कल बात कर रहे थे, जहाँ पे हमने बताया था सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ये भारत में होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। उसकी अन्य सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी यूँ इस प्रकार से आपस में पंचनद के पास आपस में मिलती हैं, फिर सिंधु में जाकर मिल जाती हैं। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं जो इसमें जा जाकर मिल रही हैं। तो उसी में एक सहायक नदी झेलम थी, जिसके बारे में कल की क्लास में हमने डिटेल्स में चर्चा किया था, और आज मैं बात करने वाला हूँ चेनाब नदी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जिस चेनाब नदी की आप बात कर रहे हैं, इस चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से है, मतलब ये कहाँ से निकलती है, तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश। नोट करिएगा इसको, हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले, लाहौल डिस्ट्रिक्ट से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, उसके बाद में मैं ये कहूँ कि अब इस चेनाब नदी भी तो एक सहायक नदी है, किसकी, झेलम नदी की और सिंधु नदी की। तो अब बात करें कि चेनाब नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, क्योंकि चेनाब नदी से भी कई अन्य नदियां आकर मिलती हैं। तो इसकी सहायक नदी है चंद्र नदी, अभी मैं दिखाता हूं कैसे मिलती हैं आकर ये। चंद्र नदी, भागा रिवर अर्थात भागा नदी, उसके चंद्र, भागा और रावी नदी। ठीक है, ये नदियां जो आप देख रहे हैं, ये चेनाब तो अब ऑलरेडी सिंधु की सहायक नदी है, और चेनाब की सहायक नदियां ये हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सिंधु नदी ये है, वहां से उसके बाद झेलम नदी, फिर उसके बाद चेनाब नदी। अब ये चेनाब नदी हो गई, तो यहां से मैं इरेज कर रहा हूं, ये मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। अब मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, चेनाब रिवर हो गया, चेनाब नदी। तो उससे क्या हो रहा है, इसके दाएं हैंड यानी लेफ्ट राइट हैंड ट्रिब्यूटी, यानी राइट हैंड से, यानी यहां से आकर नदियां मिलती हैं। एक नदी यहां से निकल के ऐसे आती है चंद्र नदी, एक नदी आती है भागा, दोनों आपस में मिलती हैं और फिर ये जाकर मिल जाती हैं चेनाब नदी से। तो इसको इस प्रकार से आप मानचित्र बना लीजिए, चंद्र नदी और भागा नदी यूं इस प्रकार से आती हैं और चेनाब नदी से मिल जाती हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि यहां तक तो हो गया। तो हमने यहां से क्या पढ़ा, सिंधु की दो नदियों के बारे में हमने जिक्र कर लिया। सिंधु की दो सहायक नदियां, एक तो झेलम, एक तो चेनाब। ये दोनों नदियों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया, और इससे बनने वाले प्रश्न, इसी से प्रश्न बनेगा, या तो प्रश्न बनेगा चेनाब नदी का उद्गम स्थल या चेनाब की सहायक नदी राइट हैंड की है कि लेफ्ट हैंड है, मतलब कि इसका दायां ये है, ये है बायां। ठीक है, ये समझते रहना। तो आइए यहां से हम इरेज करते हैं इस पूरे पोर्शन को। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं रावी नदी के बारे में। हेडिंग बनाइए, रावी नदी। रावी नदी हेडिंग बना लीजिएगा आप। आइए रावी नदी से जुड़े सारे पॉइंट्स, इससे बनने वाले प्रश्न, कैसे यहाँ पे थ्योरी जो पढ़ाई जा रही है, इसी से प्रश्न आपके क्रिएट होंगे। ठीक है, आइए रावी नदी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जिस रावी नदी के बारे में आप बात कर रहे हैं, उस रावी नदी क्या है, किसकी सहायक नदी है। तो सबसे पहले आपको बताना है, ये रावी नदी जो आप देख रहे हैं, ये सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, अब आते हैं, बात ये आती है कि इस रावी नदी को वेदों में, ध्यान देना, इस रावी नदी को वेदों में इरावती नदी कहा जाता है, इरावती। ठीक है, इरावती
नदी कहा जाता है। ठीक है, बात ये हो गई। अब चलिए हम बात करते हैं कि जिस रावी नदी की हम बात कर रहे हैं इसका उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो रावी नदी की आप बात कर रहे हैं ये सिंधु की सहायक नदी है, यही कहीं तो है रावी नदी भाई, यही कहीं तो, और यहीं पर हिमाचल प्रदेश है। मैं कह सकता हूं यह रावी नदी रोहतांग दर्रा, एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा, और ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश है, तो वहीं पर इसका उद्गम स्थान माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है कि रावी नदी को इरावदी नदी कहा जाता है, लेकिन इस रावी नदी को इरावदी नदी तो कहा जाता है, लेकिन क्या है कि इस रावी नदी को वेदों में परुषणी के नाम से जाना जाता है भाई। परुषणी यानी रावी नदी को वेदों में परुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। अब बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती, और भी इससे बनने वाले प्रश्न हैं, और वो प्रश्न क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से प्रश्न ये पूछ सकता है कि जिस रावी नदी की आप बात कर रहे हैं, इस रावी नदी के किनारे दो शहर हैं जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है। एक तो पाकिस्तान का शहर है जिसका नाम है लाहौर, ये इस रावी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा हमारे भारत का है, क्योंकि हमारे भारत से ही तो उद्गम स्थल है इसका, तो भारत में चंबा नामक स्थान से, यानी मैं ये कह सकता हूँ सिंधु की सहायक नदी रावी नदी है। और ये जो रावी नदी आप देख रहे हैं, इस रावी नदी के किनारे दो शहर हैं, पाकिस्तान का लाहौर और दूसरा शहर जो है वो इंडिया का चंबा। क्लियर? अब आइए बात करते हैं, क्योंकि जो भी नदियां होती हैं उसी पर हम परियोजनाएं बनाते हैं। परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट वगैरह हम इसी पर बनाते हैं, राइट। अब जब प्रोजेक्ट हम इस पर बनाते हैं तो ऐसे कौन कौन से परियोजनाएं हैं जो स्थित है, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है धीन परियोजना को, भाई ये मानिए बांध वगैरह मान लीजिए या डैम, धीम। दूसरा मैं कह सकता हूं चमेरा, यानी दो बांध ऐसे हैं, दो परियोजनाएं, दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रावी नदी पर बनाए गए हैं। प्रश्न बन सकता है कि धीन बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है रावी नदी पर। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है रावी नदी पर। या आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित दिए गए शहरों में से ऐसा कौन सा शहर है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। आपके ऑप्शन में रहेगा पाकिस्तान का लाहौर, दूसरे और भी ऑप्शन में रह सकते हैं इंडिया, तो इंडिया का चंबा दे दें। क्लियर? आइए, तो यहां से हम सभी लोग क्या किए, सिंधु की जो रावी नदी थी इसके बारे में भी हमने डिटेल्स में चर्चा किया। तो आइए इसको करते हैं हम इरेज। ठीक है, आइए अब हम पढ़ते हैं व्यास नदी के बारे में। हेडिंग बना लीजिए व्यास रिवर। व्यास रिवर, व्यास नदी। अब व्यास नदी की अगर बात की जाए तो व्यास नदी को आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो नदियां हैं, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे और उसके बाद वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, तो वहाँ पर यही नदियाँ, क्योंकि यहीं पर जो भी थे सिंधु सभ्यता के लोग थे, सिंधु नदी के आसपास में रहते थे, और भी वैदिक सभ्यता के जो लोग थे इसी नदी के आसपास में रहा करते थे। तो इस प्रकार से इसका वेदों में भी नाम पड़ा हुआ है, तो ये हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं अभी मोटे तौर से, व्यास नदी की बात करें तो इस व्यास नदी को वेदों में विपाशा कहा जाता है, विपाशा नदी, विपाशा नदी के नाम से जाना जाता है वेदों में। दूसरा बात करूं कि क्योंकि आपने सभी नदियों के बारे में एक एक शहर को बताया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस व्यास नदी, मान लीजिए ये हो व्यास नदी, ये वाली व्यास नदी है, तो मैं कह सकता हूं इस व्यास नदी के किनारे एक शहर स्थित है, और ये पूछ सकता है एग्जाम में, उस शहर का नाम है
मांडी। मांडी शहर इस व्यास नदी के किनारे स्थित है। अब आइए बात करते हैं कि इस व्यास नदी पर बनाए गए ऐसे कौन कौन से बांध हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला बांध है, उस बांध का नाम क्या है? पोंग डैम अर्थात बांध। दूसरा मैं कह सकता हूं हरिके बांध, हरिके बांध। ये दो डैम, हाँ हरिके बांध, ये दो डैम जो आप देख रहे हैं, पोंग डैम और हरिके डैम, ये दो डैम किस पर बनाए गए हैं? व्यास नदी पर बनाए गए हैं। यहां से देखिए, आइए समझते हैं कि डैम क्या होता है। बांध, मान लीजिए ये नदी हो गया, ये नदी आ रही है यहां से फ्लो करते करते, और यहीं पर क्या कर दिया, एक बड़ा सा बांध बना दिया गया। पानी को रोकना, साफ शब्दों में पानी को रोकना, पानी को रोक रोक कर नहरों में पहुंचाना और तालाबों में पहुंचाना, पानी से इस पानी को रोककर सिंचाई के समाधान करना। क्योंकि इस पानी को जब रोकते हैं ना, इस पानी को अलग अलग वितरिकाओं में हम बांटते हैं, ठीक है, इसीलिए कहते हैं डैम। तो ये जो दो डैम देख रहे हैं, पोंग डैम और हरिके डैम जो देख रहे हैं आप, ये दोनों डैम किस पर बनाए गए हैं? व्यास नदी पर बनाए गए, व्यास नदी पर। यह प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। आइए अब हम बात करते हैं, यहाँ से हमारा क्या हो गया, सिंधु की जो सहायक नदियों में व्यास नदियों को भी हमने चर्चा कर लिया। आइए हम बात करते हैं अब सतलज नदी के बारे में, जो हमको काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, और काफ़ी इससे प्रश्न बनने के उम्मीदें पूर्ण रूप से चांसेस हैं। ठीक है, आइए यहां से हेडिंग बनाइए आप सभी लोग, सतलज नदी। सतलज हेडिंग बनाइएगा सतलज नदी, और इससे बनने वाले प्रश्नों को नोट करिएगा। सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि जिस सतलज नदी की आप बात कर रहे हैं, इसे वेदों में किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे इस सतलज नदी को वेदों में शतुद्री नदी अर्थात शतुद्री रिवर के नाम से जाना जाता है वेदों में। यदि आपसे कहा जाए ऐसी कौन सी नदी है जिसे वेदों में, ठीक है, आइए अगर बात की जाए कि जो भी ठीक है, वेदों में इसे शतुद्री के नाम से जाना जाता है। अब बात यहां तक ये नहीं आती, वेदों में हमने नाम जान लिया और हम ये जानेंगे कि इस सतलज नदी से प्रश्न बन गया है, काफी समय एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, इस सतलज नदी की टोटल लंबाई कहाँ पे है? सतलज नदी देखिए यहां से निकलता है और हमारे भारत में हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है और ये उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से प्रवेश करते हुए ये जाती है सिंधु नदी से मिल जाती है। तो इसकी टोटल लंबाई जो है ये 1500 किलोमीटर है। नोट करना इस बातों को कि सतलज नदी की जो टोटल लेंथ है, टोटल लंबाई है, वो 1500 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब बात ये आती है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है, कि ये सतलज नदी, जिस सतलज नदी की बात कर रहे हैं और यह सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है, तो इस नदी का उद्गम कहां से है? तो ये कहा जा सकता है उद्गम स्थान इसका है मानसरोवर झील। नोट करना भाई, मानसरोवर झील से इसका उद्गम स्थल है। और उद्गम स्थल की बात करें कहां पर? तो कैलाश पर्वतमाला से। कैलाश पर्वत कहां पर? तिब्बत। ये देखो ना भाई लोकेशन, यहां से इसका उद्गम स्थान है, यही है सतलज नदी। ठीक है, ये हो गया, उद्गम भी जान गए, वेदों में इसका नाम क्या था वो भी जान गए, इसकी टोटल लंबाई हो गई वो भी हम नाम जान गए। अब बात ये आती है, यहां से एक प्रश्न और भी बन सकता है कि इस सतलज नदी को, सुनना मेरी बातों को, इस सतलज नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग नोट करिए, लॉन्गचेन
प्रश्न पूछा गया है भाई। ये जो मैं लिख रहा हूं सारी चीज ना, ये आपके नोट्स बनाते रहिएगा हमारे साथ साथ। लॉन्ग चेन खंबाब, मैं ये कह रहा हूं कि इस सतलज नदी को जब ये तिब्बत से फ्लो करती है तो तिब्बत में इस नदी को लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अब बात करें तो क्योंकि सतलज नदी जो है ये व्यास नदी से मिल जाती है, तो ये जहां व्यास नदी से मिलती है तो हम कह सकते हैं कि सतलज नदी व्यास नदी से कहां मिलती है? कपूरथला। ध्यान देना, कपूरथला के निकट व्यास नदी जो है यह सतलज नदी से, मान लीजिए ये व्यास नदी, सतलज नदी यहां से प्रोवाइड हो, तो यहां से जो स्थान दिख रहा है हमको उसी को नाम दे रहे हैं हम कपूरथला। और कपूरथला के निकट यह सिंधु, यह सतलज नदी व्यास नदी से मिल जाती है। अब आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात कि इस पर बनाए गए जो भी प्रोजेक्ट हैं, अर्थात परियोजनाएं, परियोजना का साफ अर्थ होता है डैम। इस पर बने जो परियोजनाएं हैं उसको आइए हम जानते हैं। देखिए सबसे पहला डैम, और डैम क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, राइट। आइए बात करते हैं सबसे पहले भाखड़ा नांगल डैम। नोट करिएगा, भाखड़ा नांगल बांध। अगर बात की जाए कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है तो आपको बताना है सिंधु की सहायक नदी है सतलज नदी, उस पर यानी उस नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल डैम अर्थात भाखड़ा नांगल बांध। उसके अलावा एक बांध और है, उस बांध का नाम है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध। ये पूछा जाए अगर आपसे, ये लेटेस्ट है, पूछ सकता है कि नाथपा झाकरी डैम या नाथपा झाकरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आपको बताना है सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। ठीक है, उसके बाद एक और बांध है जो सतलज नदी पर बनाया गया है, उसका नाम है कोल डैम, कोल बांध। तो कोल बांध अगर आपसे प्रश्न पूछे ना तो आपको डायरेक्ट बताना है कि यह कोल बांध सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी पर बनाया गया है। तो उम्मीद है यहां से, आइए मैं बता देता हूं कि प्रश्नों के प्रकार कैसे बन सकते हैं। यहां से यह प्रश्न बन सकता है, पहला प्रश्न सुनो मेरी बात, कि सिंधु की किस सहायक नदी को वेदों में सतुद्री के नाम से जाना जाता है, तो किसे? सतलज नदी को। यह बन सकता है कि सिंधु की यानी सतलज नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है 1500 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात, सतलज नदी का उद्गम कहां से, यानी ये उद्गम कहां से हो रही है, तो उद्गम यहीं से हो रहा है ना इसका, तो उद्गम ये यहां से तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या स्थान कौन सा है, तो मानसरोवर झील अर्थात कैलाश पर्वतमाला तिब्बत से। और इसी नदी को तिब्बत में लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, और यह नदी व्यास नदी से कपूरथला के निकट मिल जाती है। इस पर बनाए गए डैम ये फला डैम्स हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल आज के इस सेशन को हम यहीं तक रखेंगे, और कल हम बात करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। पूरा का पूरा हमने सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस किया, और कल बात करने वाले हैं हम गंगा नदी तंत्र अर्थात गंगा रिवर सिस्टम। कल हम पढ़ने वाले हैं ये, और पूरा का पूरा गंगा रिवर सिस्टम को हम जानेंगे कि वास्तव में गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। पहले इसके बारे में कुछ बेसिक बातों को जानेंगे, फिर उसकी सहायक नदियों को जानेंगे, सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करते चलूँगा। तो फिलहाल आज के इस सेशन को हम यहीं तक स्टार्ट करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि हम क्लास को डेली रिकॉर्ड करते हैं पहले, उसके बाद आप तक पहुंचाते हैं, वीडियो को अपलोड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं
वैसे वैसे आपके इस चैनल पर लाइव सेशन होने लगेंगे। लेकिन उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना पड़ेगा। आप कम से कम 1 लोग जुड़े हुए हैं, आपके तो साथी यार होंगे, आप जहाँ पे जाते होंगे कम से कम 4-5 लोग को आप जोड़ते हैं ना भाई, तो जल्द से जल्द आपका चैनल ग्रो कर जाएगा। और ग्रो कर जाएगा जैसे ही, वैसे में लाइव सेशन, सारी क्लासें आपकी टाइम टू टाइम लाइव चलेंगी। और आपको पता ही है हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे टीम का पढ़ाने का तरीका। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।